जय जवान जय किसान। क्या ये नारा यूं ही दे दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने? नहीं, यूं ही तो नहीं दिया होगा, कुछ तो कारण रहा होगा इसके पीछे। क्या किसान को यूं ही अन्नदाता कह दिया जाता है? वो किसान जो खेत में मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहनकर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, सब लोगों के लिए अन्न पैदा कर रहा है ताकि सबका पेट भर सके और सब जीवित रह सकें। यूं ही तो उसे अन्नदाता नहीं कहा जाता। पर आज अन्नदाता सड़कों पर है। क्यों है ये सड़कों पर? क्या कारण है? कारण है वो 3 अध्यादेश जो शायद हमारी सरकार समझा नहीं पा रही है उनको अच्छे से। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं ये उनके हित के लिए है, लेकिन फिर भी शायद ये बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है। या ये भी हो सकता है कि ये उनके हित में हो ही ना। तो क्या है अध्यादेश? मैं आपको थोड़ा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी ये किसानों के लिए उचित है या अनुचित, ये आपने तय करना है, ये आपके बुद्धि कौशल के ऊपर है। तो हमारा पहला अध्यादेश है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश। अगर इंग्लिश में बात करें तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इस बिल में ट्रेड के प्रमोशन और फैसिलिटेशन यानी कि संवर्धन और सुविधा की बात की गई है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो किसान है वो अपने उत्पाद को मंडियों यानी कि जो हमारी मंडियां हैं एपीएमसी की, उनके बाहर भी बेच सकता है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस बिल के आने से पहले वो नहीं बेच पाता था? तो इसका जवाब है हाँ, वो पहले भी बेचता था। तो इस बिल के आने से नया ऐसा क्या हो जाएगा? क्या व्यापारी कभी किसान को उसका सही मूल्य दे पाएगा? जो सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम मूल्य है, क्या व्यापारी कभी उससे ज़्यादा देना चाहेगा किसान को? तो मेरा तो मत यही है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि व्यापारी व्यापार करने आया है, फ़ायदा कमाने आया है। आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी व्यापार करने। पहले उन्होंने व्यापार शुरू किया, फिर लालच दिया ऐसा कि हमारे लोग फंस गए, और फंसने के बाद क्या हुआ ये सब आप जानते ही हैं। तो खैर, गलती इसमें उनकी नहीं है, गलती हमारी उन राजाओं की रही जिन्होंने उन व्यापारियों की मंशा नहीं समझ पाई है। तो यहाँ पर जो है कहा गया है कि किसान जो है बिना किसी रोक टोक के मंडी के बाहर उत्पाद को बेचेगा। तो अगर वो मंडी से बाहर उत्पाद को बेच रहा है तो जो टैक्स मिलता है सरकार को, रेवेन्यू, वो रेवेन्यू भी तो कम होगा। आड़ती जो सुख दुख में खड़ा रहता था किसान के, जब उसे पता है कि उत्पाद उसके पास नहीं आएगा तो सुख और दुख क्यों देखेगा? कंपनी का डायरेक्टर किसान को नहीं जानता होगा और मैनेजर कहेगा भाई डायरेक्टर से अनुमति नहीं है, तो वो उसे पैसे एडवांस क्यों देगा? फ़ायदा किसे मिलेगा? कंपनीज़ को, क्योंकि उनको किसी स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है किसानों से उत्पाद खरीदने के लिए। अगर ये बिल लाना ही है तो सरकार को ये कहना चाहिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अगर कोई मंडी से बाहर किसान की फसल खरीदता है तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हमेशा ऊपर ही होनी चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर ही खरीदी जानी चाहिए। तो शायद किसान को इसका फ़ायदा मिल पाए। दूसरा बिल है आपका मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश।
अंग्रेजी में बात करें तो एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। इसमें किसान की फसल की सशक्तिकरण और सुरक्षा की बात की गई है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर किसान चाहे तो किसी बड़ी कंपनी को अपना खेत किराए पे दे सकती है, या फसल के बोने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है व्यापारी के साथ कि भैया हम बीज लगाएंगे, हमारा फसल तैयार हो जाएगी तो आप जो है इसे ले जाना। क्या ये सुनने में जितना आसान लगता है सच में उतना आसान है? आप खुद सोचिए, अगर आप व्यापारी हैं, आपने 10 रुपये में फसल तय करी, जब फसल तैयार हुई तो बाज़ार में उसकी कीमत सिर्फ 4 रुपये रह गई थी, तो क्या आप उस फसल को ख़रीदना चाहेंगे? क्यों आप 6 रुपया फालतू देना चाहेंगे किसान को? आप खुले बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। या उस फसल की कीमत अगर 15 रुपये पहुँच गई तो क्या किसान उसे खुले बाज़ार में बेच पाएगा? बिल्कुल नहीं, व्यापारी छोड़ेगा ही नहीं उसे, कहेगा भैया तय था 10 रुपये में, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर दोनों तरीके से किसान ही मारा जाएगा। दूसरी बात, अगर हम हरियाणा और पंजाब को छोड़ दें, जहाँ पर किसान जो है उनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, हम बात करें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर मेजॉरिटी जो है किसानों की, उनके पास बहुत छोटे छोटे खेत हैं, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कैसे फ़ायदा उठा पाएंगे? उनको कैसे जोड़ा जाएगा? दूसरी चीज़, अगर फसल की गुणवत्ता सही नहीं है तो क्या उसे व्यापारी लेगा? कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो कहा गया है कि इसके लिए आप किसान को या व्यापारी को एसडीएम को शिकायत करनी होगी। एसडीएम साहब जो है पहले ही बहुत से कामों के बोझ तले दबे हुए हैं, क्या वो इतने किसानों की शिकायतें सुन पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। और सुन भी लेंगे तो वो उन दबे कुचले किसानों की सहायता क्यों करेंगे? अनटिल और अनलेस कि वो खुद ये चाहते हों। बाकी हिंदुस्तान के सिस्टम के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। अंग्रेजी में बात करें तो एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। मुबारक हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी अति आवश्यक वस्तुओं की सूची से हट गई हैं। आवश्यक वस्तुओं की सूची ये क्या होती है? तो जब 1965 में हमारे यहाँ फसल यानी जो है हमारी अनाज की कमी हो गई थी, तो उस समय जो है लगभग 60-65 के आसपास एक बिल आया था जिसमें कुछ वस्तुएं अति आवश्यक चीज़ों में रखी गई थी, जिनकी काला बाज़ारी, जिनके क्या कहते हैं आपका स्टोरेज पर जो थी रोक लगा दी गई कि आप इन्हें एक सीमित सीमा से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, अपने पास रख नहीं सकते। तो अब आलू प्याज जो है वो ऐसी वस्तुओं की गिनती से हटा दिया गया है। तो ये स्टोर भी होगा, और स्टोर होगा तो काला बाज़ारी भी बढ़ेगी। काला बाज़ारी बढ़ेगी तो अनावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। बाकी प्याज के रेट तो हर साल रुलाते ही हैं। तो अब क्या होगा? पहले तो किसी ने प्याज एक्स्ट्रा जमा कर लिया होता था तो सरकारी बाबू जाते थे और कहते थे तुमने क्यों जमा किया भाई, इसे बाज़ार में बेचो वरना हम तुम्हारा चालान करेंगे, तुम्हें जेल भेजेंगे। लेकिन इसके आने के बाद सरकारी बाबूजी जब जाएंगे
व्यापारी के पास कि भैया तुमने प्याज क्यों स्टोर कर रखा है, मार्केट में ज़रूरत पड़ रही है इसकी, तो व्यापारी कहेगा भैया ये तो हमारी मर्जी है, ये बिल आया है कि हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं, ये अति आवश्यक चीज़ों की वस्तु सूची में अब नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ जोड़ी गई है कि अगर मान लो मूल्य वृद्धि एकदम से 50% हो जाती है, यानी 10 रुपये की चीज़ अगर एकदम 15 रुपये की हो जाती है, तो यहाँ समय सीमा निर्धारित की जाएगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो 100 रुपये की चीज़ आपकी जेब में 150 रुपये की पड़ चुकी होगी, यानी 50 रुपये का डाका पड़ चुका होगा। तो ये आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बातें मैंने बताई हैं आप उनको किस तरीके से लेते हो। शायद किसी को इसमें अच्छा नज़र आएगा, शायद किसी को इसमें बुरा नज़र आएगा। मैंने तो बस अपना तर्क दिया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रवि यादव है और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश रही आपको ये तीनों बिल समझाने की। जय जवान जय किसान।